हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज से हम इसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 के प्रश्नों को दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। बात हो रही है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त है और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। कितनी? 1028 जो है इसमें सूक्त है और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ये पूछा जाता है किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। टोटल कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, या पूछा जाता है। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बात करें अगर हम पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अरष्टनेम जैन धर्म के कौन से थे? तो ये थे कौन से? 22वें नंबर के थे। ठीक है, और महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवलोकों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी मास्की, गुर्जरा और उद्गोलम। एक और है नेट्टूर। कौन सा? नेट्टूर। इन सब में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। बात करें अशोक की, तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था और उसके कार्यकाल की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक यह मौर्य वंश का शासक था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। और इसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 में जो है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और उस समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन? भीम प्रथम उस समय वहां का शासन था। और जो है ये महमूद गजनी, ये 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? देख लेते हैं। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी। कौन सा हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या थी? तो इस व्यवस्था में किसान भूमि का स्वामी होता था और लगान जमा करने का दायित्व किसानों को दिया गया, इसीलिए जो है रैयतवाड़ी नाम है, जो क्योंकि किसानों को रैयत कहा जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो। कौन किसे? टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को जो है इसका जन्मदाता माना जाता है। और 1752 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? तो शेर अली अफरीदी ने। अब बात करें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की, तो ये 1869 से लेकर 1872 तक जो है भारत का जो है क्या था? वायसराय था। और 1872 में इसी के काल में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना पहली बार हुई थी। अगर पूछा जाए नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी नियमित रूप से जनगणना। अगला है, 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजरायली। डिजरायली ने क्या कहा था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, उसने, डिजरायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। बात करें अगर हम सर लॉरेंस एवं सीले की, इन्होंने कहा था कि यह स्वार्थी एवं सिपाही विद्रोह था। और जेम्स आउटराम एवं डब्ल्यू टेलर की बात करें तो इन्होंने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। और टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परांजपे ने काल नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली जो है, कौन? क्लीमेंट इटली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में इसका गठन हुआ था। और इसमें सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। पहला कह रहा इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ ठाकुर, तो ये भी सही है। बालिका विद्यालय, दादा भाई नौरोजी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने की थी। ध्यान रखिए, ज्योतिबा फुले की एक बहुत फेमस पुस्तक है, पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन को अनुशंसा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ली आयोग। और ये ली आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1924 में इसका गठन हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय वायसराय था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय वायसराय था जब ली आयोग का गठन हुआ था। अगर बात करें, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो 1922 से शुरू हुआ। कब से? 1922 से। और इससे पहले इसकी परीक्षा लंदन में होती थी, भारत में नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली के लेखक थे बोकेसियो जो है, इनकी पुस्तक है डेकामेरॉन। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? इसमें मित्र राष्ट्र पूछा है, तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें दो गुट था, एक था तो मित्र राष्ट्र और दूसरा था कौन सा? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस इसमें शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल थे। बात करें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या हो गई, वही इसका तात्कालिक कारण बना था। अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन बायहम को जो है विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा टाइटन है। कौन सा है? टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और एक क्वेश्चन पूछा था, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि ग्रह के, वर्तमान में शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो इस किसका पूछा है? काली एवं किसके? तीस्ता। दोस्तों, हिमालय का जो विभाजन हुआ, नदी घाटी के सीमाओं के आधार पे विभाजन किया गया है। तो वो कितने भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पे? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? तो सिंधु और सतलज। किसके? सिंधु और सतलज के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। और बात करें सतलज और काली के बीच कौन सा है? तो उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है? उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है?
असम हिमालय कहा जाता है। तो इसमें पूछा है काली एवं तीस्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय को कहा जाता है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोरघाट। भोरघाट जो है मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है। अगर पूछा जाए नासिक और मुंबई, किसका? नासिक और मुंबई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थालघाट। अगर पूछा जाए कोयम्बटूर और कोचीन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट। आप इसको भी ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में है थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हो जाएगा केप कोमरिन, और ये कहाँ है? कन्याकुमारी में। दोनों में अंतर है। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, तो केप कोमरिन हो जाएगा। अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर बात करें उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबथू। और पश्चिमी तो सरक्रिक। ठीक है, यहाँ सरक्रिक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल, और यहाँ हो जाएगा किबथू, और यहाँ हो जाएगा हमारा केप कोमरिन, और यहाँ हो जाएगा अंडमान निकोबार। दो दक्षिणतम है, उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम नदी का उद्गम हुआ कहां से? शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम हुआ है। बात करें अगर झेलम की, तो झेलम के किनारे कौन सा नगर बसा है? श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इतिहास में कि जो झेलम नदी है, इसको वैदिक संस्कृत में क्या कहा जाता था? तो इसको बितिस्ता कहा जाता था। क्या? बितिस्ता कहा जाता है, यह पूछा जाता है हिस्ट्री में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कह रहा है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। सात ताल झील सही है, राकसताल झील ये भी उत्तराखंड में है, और देवताल ये भी उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, ये चंद्रताल। तो चंद्रताल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं, इसे कहां पे आम्र वर्षा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। और इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में इन्हें चेरी ब्लॉजम कहा जाता है। क्या? चेरी ब्लॉजम या कॉफी वर्षा कहा जाता है कर्नाटक में। बंगाल की बात करें तो बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किसके? काल बैसाखी के नाम से इसे जानते हैं बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाबी क्रांति नहीं, बादामी क्रांति। ऑप्शन बी, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो मीट से है। और ये अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिए इसमें केंद्र शासित पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ साक्षरता कितनी है? तो 91.8% यहाँ की साक्षरता है। अगर पूछा जाए राज्य, यहाँ तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, लेकिन राज्य में पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो केरल की है। किसकी? केरल की। केरल की 94% साक्षरता है। अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो बिहार की है। किसकी? बिहार की जो है सबसे कम साक्षरता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें यूएनईपी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्पादक होते हैं वो जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ये जैविक घटक और अजैविक घटक होते क्या है? जो सजीव चीजें होते हैं वो जैविक घटक में आती हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं वो किस में आती हैं? अजैविक घटक में।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को लेकर 7। ध्यान रखिए, इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाता है कि अध्यक्ष को छोड़कर, या ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया भीमराव अंबेडकर के अलावा उसमें कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य थे। और टोटल वैसे कितने थे अध्यक्ष पद को लेकर? तो 7 सदस्य थे। अगर बात करें हम प्रांतीय संविधान समिति की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? कौन पूछा है? शिक्षा मंत्री पूछा है, जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव। और इसका गठन कब हुआ था? 1946 में इसका गठन हुआ था। अगर बात करें उस समय शिक्षा मंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। अगर बात करें हम जगजीवन राम की, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और कौन है? आसफ अली, तो ये रेलवे मंत्री थे। ठीक है, रेलवे मंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से ही संघवाद भी लिया गया है। हमारा जो संघ है वो कनाडा से प्रेरित है। अगर बात करें हम जर्मनी की, तो जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और आयरलैंड की बात करें तो जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी है, वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे क्या जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसमें? छठी अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर इसमें नहीं है। आप इसको एटीएम से याद रखिएगा, एटीएम से याद करें। किसके? देखिए, असम हो गया, और त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, और कौन सा हो गया? मिजोरम। ठीक है, टोटल इसमें 4 राज्य शामिल हैं और मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? ध्यान रखिए, पूछा 1987 में किसका गठन नहीं हुआ था? तो 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। किसका? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन हुआ था। तो किसका गठन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन बी, मेघालय का गठन 1987 में नहीं हुआ था। कब हुआ था इसका? 1972 में मेघालय का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता पिता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। बात करेगा नागरिकता की, तो यह संविधान के किस आर्टिकल में है? 5 से 11 का आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा मिलती है। और ये अनुच्छेद 43 किसमें शामिल है? तो ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, और यानी डीपीएसपी में यह शामिल है। बात करें अगर हम डीपीएसपी की, तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 लेके 51 में इसका उल्लेख है। और यह किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से यह लिया गया है। कुछ और अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है कि इसमें पोषण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नीलम संजीव रेड्डी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये उपराष्ट्रपति कब बने थे? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये 1952 से लेकर 1962 तक जो है उपराष्ट्रपति थे, 1952 से 1962 तक। और राष्ट्रपति कब बने? ये 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। 1962 से लेकर 1900 कहां तक 67 तक ये जो है राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भारत पूछा जाए भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। 104वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। और ये जो संविधान संशोधन है इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि इसी संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी एससी और जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। किस संविधान संशोधन से? तो 104वें संविधान संशोधन से। और ये जो आरक्षण था ये 25 जनवरी 2020 को जो है आरक्षण या समाप्त होने वाला था। अगर बात करें जो ये एससी है, विधानसभा में लोकसभा में इनका कितना सीट आरक्षित है? तो 84 सीट जो है लोकसभा में है। और बात करें ये एससी की सीट है। और एसटी की कितनी सीट आरक्षित है लोकसभा में? तो 47 सीट इसमें आरक्षित है। आप इसको ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया किस कौन सा संविधान संशोधन? तो 104वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अदिश राशि है? पूछा है अदिश राशि कौन सी? अदिश राशि कौन होते हैं? जिन राशियों में केवल परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे ताप, दूरी, द्रव्यमान, कार्य, विद्युत धारा, चाल, शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धारा। और वेग, विस्थापन, त्वरण ये सदिश राशि है। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो टोटल 3 नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? इसमें पूछा शक्ति का मात्रक नहीं है। तो हार्स पावर शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी और मेगावाट भी शक्ति का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट आवर जो है ये शक्ति का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस पे होता है? वैसा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन इसमें फ़ारेनहाइट दिया है। ध्यान रखिए, इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है। तो आप चाहे तो इसका फार्मूला आता है C बराबर F-32/9। फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना हो तो यहाँ 4 रख दीजिए आप, डिग्री पानी का 4, और उसके बाद चेंज कर लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 39.2 फ़ारेनहाइट। जल का महत्तम घनत्व फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 39.2 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस। और अगला देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स और गामा जो किरणें होती हैं ये सब जो है विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। इसमें गामा दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय किरण है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखिए, अगर कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे रखी गई है तो वो कहाँ बनेगी? तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगी। अगर पूछा जाए उसका जो है वो किस प्रकार की बनेगी, तो प्रकृति क्या होगी इसकी? तो वो समान आकार की होगी और वास्तविक होगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर बनेगी। अगला प्रश्न है, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकलांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, जहां थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अगला है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? और ये जो विद्युत फ्यूज होता है ये किससे बना होता है? तो टिन और लेड से बनता है। किससे? टिन और लेड से यह बना होता है। बात करें जो फ्यूज होता है ये इसमें क्या गुण होना चाहिए? ये निम्न क्या होना चाहिए? इसका निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न गलनांक क्यों होना चाहिए? तो निम्न गलनांक इसलिए होना चाहिए कि अगर जैसे कोई कहीं अगर फॉल्ट होता है, फ्यूज इसी लगा जाता है कि कहीं फॉल्ट हो पहले फ्यूज जो है ये
गले। तो अगर गलनांक इसका निम्न होगा तो ये पहले गल जाएगा, तो जो फॉल्ट होना होगा नहीं हो पाएगा। और प्रतिरोध क्या होगा, ये भी प्रतिरोध जो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट इसमें पूछा है पृथ्वी पर धातु, ठीक है, धातु पूछा है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु होता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी की प्रवृत्ति पर तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोहा होता है, और उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। इसमें धातु पूछा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दाब बढ़ाया जाए तो जो द्रव का क्वथनांक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक जो है बढ़ेगा। क्वथनांक होता है क्या है, जिस ताप पर कोई तरल उबलने लगे उसे क्वथनांक कहा जाता है। यानी समान पानी का तापमान क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वही क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर जो है कोई तरल उबलने लगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत दिया था। यह अष्टक नियम होता क्या है? अष्टक नियम के अनुसार यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम किसी तत्व को उसके परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखें तो जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान होगा। ठीक है, ये जो अगर ये 8वां तत्व जो होगा ये पहला होगा और ये 8वां तत्व जो होगा ये इनका जो गुण होंगे वो समान गुण के होंगे। ठीक है, यही है अष्टक नियम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा पूछा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेथेन, पेंटीन, इथाइन, प्रोपीन। क्या पूछा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है, जो एक बंध होता है जिनके बीच में, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जिसमें 2 या 2 से अधिक यानी 2 या 3 बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त कार्बन होते हैं। और जो ये एक बंध होते हैं इसे क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें जो लास्ट में एन आता है, जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो कौन से हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जो एल्काइन ग्रुप के होते हैं, एल्किन एल्काइन ग्रुप के, वो असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेन। अगला है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है? इसमें पूछा है कोशिका के केंद्रक की खोज। आप प्रश्न ध्यान से जरूर पढ़ा करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक और इसके केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है एक संकरी क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे पर फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? आप इसको याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:1। अगला प्रश्न है किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका प्रयोग करता है, तो ऑप्शन डी, क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। अगला प्रश्न है पादप वर्ग के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बायोफ्राइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला है पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर इसकी जो मध्य फल भित्ति होती है वो खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरन काइमा के द्वारा पौधों को दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? ये किसका पूछा है, कौन से जंतु जो है समतापी होते हैं, किस वर्ग के? तो पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं। ये समतापी होता क्या है, जिनके शरीर का तापमान समान रहता है उसे जो है समतापी कहा जाता है। जैसे पालतू जानवर और स्तनधारी जो होते हैं समतापी होते हैं। और असमतापी क्या होते हैं,
जो वातावरण के साथ जो है शरीर का टेम्परेचर अपना बैलेंस करते हैं, उन्हें असंतापी कहते हैं। जैसे कि ये सरीसृप वगैरह, सांप वगैरह आपने देखा होगा, ये जो है असंतापी होते हैं। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से नहीं होता? ध्यान रखिए, पूछा अग्नाशय से किसका श्रावण नहीं होता, किस एंजाइम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरेप्सिन का जो है श्रावण अग्नाशय से नहीं होता। ये किससे होता है? आंत ग्रंथियों से इसका श्रावण होता है। किससे? आंत ग्रंथियों से इसका श्रावण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम का जो है कार्य होता है शरीर को संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बात करें पंचवर्षीय योजना की पांचवी, तो ये कब से कब थी? 1974 से और 1900 कब थी 79 तक थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1952 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखिए, एक्ट पूछा जाए तो 1934 किस एक्ट के? 1934 एक्ट के। और कब की गई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अब पूछा जाता है इसके पहले जो है गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ जो है पहले गवर्नर थे। और पूछा था आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और एक प्रश्न इसका और बनता है कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। अगला है, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूत घोटाले से है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति, दांतेवाला समिति, सरकारिया समिति। तो प्रतिभूत घोटाले से संबंधित था जानकी रामन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकारिया आयोग की बात करें तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित था यह सरकारिया आयोग। और स्वामीनाथन समिति यह खाद्यान्न संबंधी समिति थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान की पुस्तक है प्रेम वाटिका। अगला है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियना ऑस्ट्रिया में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे से अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय है। इन्हें कब यह अवार्ड मिला? 1958 में यह अवार्ड मिला था। और ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबल अवार्ड भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है डायरेक्ट कि एशिया का नोबल किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जी, रॉबिन रेडब्रेस्ट। बात करें अगर गांजा ईगल ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कनाडा का। और आइबिस कहाँ का है? टोबैको का। और कंगारू किस देश का पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स किससे फैलता है? तो HIV नामक वायरस से फैलता है एड्स। बात करें 21 जून को, तो आप सभी को पता है 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा दिवस मनाया जाता है। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सभी को पता है शहनाई से। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। अगला है, निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्राण घाट में स्थित है? यानी जो समाधि स्थल महाप्राण घाट किसकी है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। अगर बात करें हम कुछ और समाधि स्थल की, जैसे जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सी है? तो समता स्थल। कौन सा? समता स्थल। ज्ञानी ज्ञान स्थल की बात करें तो एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की है।
और राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि, वीरभूमि, ठीक है। और राजघाट किसका है तो महात्मा गांधी की। शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू को। आप इसको भी ध्यान रखिए, भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किड के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है। अगला है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला। खड़गवासला महाराष्ट्र में जो है इसका जो है मुख्यालय है किसका, एनडीए का, ठीक है। अगला है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसमें सहायता प्रदान की थी भारत ने। अगला है, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहां पे 17 फुट ऊंची प्रतिमा प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातूर। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या नाम है उसका प्रतिमा का, स्टैचू ऑफ नॉलेज। कहां पे है, लातूर महाराष्ट्र में यह स्थित है। और कितने फुट की है, तो यह 70 फुट की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय सैनिक अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया। ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डस्टलिक किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे पहुंच गए हम लोग, तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगन घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। कालीबंगन की खोज कब हुई थी, 1951 में। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और इसकी खुदाई 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर के नेतृत्व में हुई थी। और कालीबंगन से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बात करें हम भोगवा नदी की, भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल मिला है, कौन सा स्थल है, तो लोथल। और रावी नदी के किनारे तो हड़प्पा। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चंदोड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बात करें अगर हम कमल एवं सांड की, तो ये किसका प्रतीक है, तो ये जन्म का प्रतीक है। यह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहां पे, लुम्बिनी नेपाल में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और पीपल किसका प्रतीक है, तो पीपल ज्ञान का प्रतीक है। अब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया बिहार में हुई थी। और सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इसने 1022 में बंगाल अभियान किया और वहां के शासक महिपाल को पराजित किया। और इसी अवसर पर उसने गंगैकोंड चोलपुरम को नई राजधानी बनाई और यह उपाधि धारण की। और चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। और एक बात और ध्यान रखिए, राजेंद्र प्रथम को पंडित चोल की उपाधि भी मिली थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यारण्य से जो है आशीर्वाद प्राप्त करके हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें पूछा है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है बेसिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर आप पूछा जाए राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कोंडदेव जो है शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। शिवाजी के माता का क्या नाम था, जीजाबाई, और पिताजी का क्या नाम था, शाहजी भोसले। अगला है,
पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। और कब? 1503 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। और दूसरी कब खोली थी? 1505 में। कहाँ पे? कन्नूर में दूसरी खोली थी। कहाँ पे? कन्नूर में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी। अब पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था। अगर पूछा जाए पहला वायसराय कौन था पुर्तगालियों का, तो अल्मीडा पहला वायसराय था। अगला है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब हुई थी? किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1823 में। इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने इसकी स्थापना की थी। कौन? हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने इसकी स्थापना की थी। और एक है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1784 में हुई थी। 1784 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है कौन थे जो चुनाव हार गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी चुनाव लड़े थे और हार गए थे। बात करें अगर WC बनर्जी की, तो ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, कौन भारतीय जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे? ये तो हार गए थे। और कौन थे जो जीते थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कब? 1892 में ये वहां के सांसद बने थे। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NM जोशी। NM जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहली प्रथम महिला पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ये कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के। ठीक है, कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। अगला है, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1870 को सेडान का युद्ध हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद पूछा है। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रोजर बेकन, टॉमस मूर, मार्टिन लूथर, जॉन विक्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किया था। अगला है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताल्लिन एस्टोनिया की राजधानी है। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और वियना कहाँ की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और लुजाना कहाँ की है? तो ये स्लोवेनिया की राजधानी है। कहाँ की? स्लोवेनिया की यह राजधानी है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी कहाँ है? तो जापान में है। तो जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन से? होन्शु, शिकोकू, क्यूशो और होकाइडो। और ये नागासाकी कहाँ है? तो क्यूशो द्वीप पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछा जाता है टोक्यो और हिरोशिमा किस द्वीप पे है? तो होन्शु द्वीप पे है टोक्यो और हिरोशिमा। और ये नागासाकी, आप ध्यान रखिए, नागासाकी पे जो है जो अमेरिका ने बम गिराया था, कब गिराया था? तो 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। और उस बम का नाम क्या था? तो फैटमैन था। और हिरोशिमा पे कब गिराया था? तो 6 अगस्त को गिराया था। और वो जो बम था उसका क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबा सीमा साझा करता है। लगभग
4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। भारत कितनों देशों के साथ सीमा बनाता है? तो भारत टोटल 9 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें 7 जो है स्थलीय है और 2 जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, अगला है बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रा से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? चिनाब नदी। आप इसको भी ध्यान रखिए, चिनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। अगला है उत्तरी भारत के मैदान भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? यानी जो उत्तरी भारत में मैदानी क्षेत्रों में जो बारिश होती है शीत ऋतु में, वो किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला है लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पूछा जाता है नाइट्रोजन किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरकपुर में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र स्थित है। बैरकपुर कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए, सब सर्वाधिक जूट किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला है किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है। अगला है संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झंडा को अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। बात करें अगर राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था और इसी दिन राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद में के तहत? यानी करा राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 65 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें आर्टिकल 64 की, तो आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 64 में यह कहा गया है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें पूछा सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडल पीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट में करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेमयुंगडुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें अगर ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। अगला है सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्य संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? यानी सबसे लंबे समय तक कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। दोस्तों, मैं ज्यादा जो बोल रहा हूं उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगला है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा की सदस्यता की उम्र होनी चाहिए। अगर बात करें लोकसभा की कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, अगला है किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 जो मतदाता की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और यह संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में यह संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? यानी संसद की प्रणाली जो है कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से यह लिया गया है।
बात करें अगर ब्रिटेन से और क्या लिया गया है, एकल नागरिकता भी यहां से लिया गया। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें अगर जर्मनी की, तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आप नोट करिएगा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों का निलंबन जो है जर्मनी से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। और कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक ढांचा जो है कनाडा से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 खा, यानी भाग 9 बी भी मिलेगा आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें इसके अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,50,000 मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। बात करें अगर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है। अगला है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, पूछा है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959 को। ध्यान रखिए, यहां आंध्र प्रदेश पूछा, अगर पूछा जाए पहली पंचायत का, देश की पहली पंचायत का कहां किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, आप ध्यान रखिए, राजस्थान नागौर जिले में पहली पंचायत का उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद 11 अक्टूबर को दूसरी पंचायत का उद्घाटन किया गया था, और किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, एक ही भारतीय महिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नीता अंबानी। अगला है, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हम लोग जो ये सीरियल है प्रथम प्रायोजित सीरियल है। और इसका प्रायोजन कब किया गया था, तो इसका प्रायोजन किया गया था 1984 में। ठीक है। और इसके जो है डायरेक्टर कौन थे, कुमार वासुदेव। अगला है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश था। और पहला विश्व कप कब हुआ था फुटबॉल का, तो 1930 में हुआ था। और ये किसको हराया था, तो अर्जेंटीना को। अगला है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की यह गुप्तचर संस्था है। बात करें भारत की कौन सी गुप्तचर संस्था है, रॉ। और अमेरिका की कौन सी है, एनएसए। अगला है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाडवानी नृत्य का संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़ की। और नृत्य की बात करें तो यहाँ की नृत्य है कर्मा, सुआ और गौर, इसको भी आप ध्यान रखिए, कर्मा, सुआ, गौर, यहाँ ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ की। बात करें अगर पनिहारी, ये कहाँ का है, तो राजस्थान का है। हिकात कहाँ का है, तो जम्मू एंड कश्मीर का यह लोक नृत्य है। और यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कहाँ का है, तो यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, आप इसको भी ध्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बात करेंगे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 क्रिकेट में होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। एक और ध्यान रखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अगला है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष की पुस्तक है एसेज ऑन गीता। अगला है, निम्न में कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो जी शंकर कुरूप। किसे, जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मलयाली लेखक हैं। और पूछा जाता है प्रथम हिंदी लेखक कौन है जिन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ये हिंदी लेखक है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करें अगर हम 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो दामोदर मौजो को 2023 में पुरस्कार मिला है। अगला है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया गया, ध्यान रखिए इसमें पूछा है
सर्वप्रथम गहन परिस्थिति, पारिस्थितिकी नहीं पूछा है, गहन पारिस्थितिकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नीज ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में, सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, सही है। और कह रहा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये केरल में नहीं है, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है ये। अगला है निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है। अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. मिन्हास ने प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M1। दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहां कहां व्याप्त है, इसके लिए आरबीआई कोड वर्ड का प्रयोग करती है। वो कौन कौन से हैं, M0, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, और M1 बराबर क्या होता है, लोगों के पास करेंसी चाहे नोट या सिक्के के रूप में, ठीक है, लोगों के पास जो करेंसी होती है या पैसा होता है वो, प्लस जो बैंकों में जमा पैसा होता है चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो चाहे करंट अकाउंट में, प्लस आरबीआई के पास जो जमा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, M1 होता है। और M1 जो है सबसे तरल होता है और सबसे संकीर्ण मुद्रा होती है ये M1। और बात करें सबसे कम तरल कौन सा होता है, तो M4 जो है सबसे कम तरल होता है। लेकिन इसके हिसाब से तरल पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M1। अगला है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85-86, ऑप्शन ए 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। अगला है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ध्यान रखिए इसमें ज्योति फ्लक्स पूछा है। जो एक होता है ज्योति तीव्रता, उसकी मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का केल्विन होता है उसका मात्रक, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन बी इसका ल्यूमेन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगर पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे किया जाता है, तो जनरेटर यानी जनरेटर द्वारा, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तो डायनमो द्वारा, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो या उष्मीय ऊर्जा में तो मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप इन सबको भी ध्यान रखिएगा। अगला है श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस एवं द्रव में जो है श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता होता क्या है, श्यानता तरलों का वह गुण होता है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं, यानी जो द्रव जितना गाढ़ा होता है उसकी श्यानता उतनी अधिक होती है। अगला है गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। कब की थी, 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। बात करें अगर एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.28 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अगला है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला, तीन जो है ये है प्राथमिक रंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। अगला है निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जनने के लिए जिम्मेदार होता है, तो विटामिन के, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है आधुनिक अवस्था सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ठीक है,
और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। अगला है पीएच का, रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी थोड़ा क्षारीय होता है। और अगर बात करें अगर पीएच मान 7 होता है तो 7 होने पे क्या होता है? उदासीन। ठीक है, उदासीन। और शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और 7 से अगर कम होता है पीएच मान तो अम्लीय होता है, और 7 से अगर ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। अगला है प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक रबड़ को ठोस बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और यह किस विधि से किया जाता है? तो वाल्कनीकरण द्वारा इसे किया जाता है। किसके द्वारा? वाल्कनीकरण के द्वारा इसका ये किया जाता है। ठीक है। अगला है कॉपर सल्फेट का या नीलत होता, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीलत होता कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या है? तो ऑप्शन सी, CuSO4 इंटू 5H2S का फार्मूला होता है। अगला है अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान देखिए इसमें अनुवंशिकता शब्द पूछा। ठीक है, अनुवंशिक खोज नहीं है कि अनुवंशक शब्द किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वॉटसन ने इसका प्रयोग किया था। अगर बात करें अनुवंशक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। ठीक है, यानी अनुवंशिकता जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला है आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू जो है कंद का उदाहरण है। बात करें अगर प्रकंद का उदाहरण पूछा जाए तो क्या है? हल्दी, अदरक, फर्न जो होते हैं ये प्रकंद का उदाहरण होते हैं। और ये घनकंद का उदाहरण जिमीकंद जो होता है वो घनकंद का उदाहरण होता है। और सलकंद की लहसुन प्याज जो होता है वो सलकंद होते हैं। अगला है निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? यानी जो पादपों में लचीलापन पाया जाता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कोलेन काइमा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थूल कोण। अगर कोलेन काइमा भी दिया हो, क्या कोलेन काइमा, आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है कोलेन काइमा के द्वारा यह लचीलापन होता है। अब पूछा जाए प्रबलता यानी कठोरपन किसके कारण होता है? तो स्क्लेरेन काइमा के द्वारा। किसके द्वारा? स्क्लेरेन काइमा के द्वारा होता है। अगला है केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिलिडा संघ में पाया जाता है केचुआ, जोंक और नेरिस। ठीक है, सिलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में आप देख लीजिएगा। अगला है निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ जो है सर्वदाता होता है। टोटल कितने ब्लड ग्रुप हैं? तो 4 हैं। इसकी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। कौन कौन से हैं? ओ, ए, बी और ए और बी। ठीक है, 4 हैं। अब बात करें अगर सर्वदाता की तो ओ है, और सर्वग्राही कौन होता है? तो ए बी जो है सर्वग्राही होता है। अगला है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B6 का रासायनिक क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। अगर बात करें बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो B7 का। और फॉलिक अम्ल तो ये B9 का। और साइनोकोबालिन किसका है? ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। आंत का जो बुखार होता है उसे टाइफाइड कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया द्वारा, दूषित पानी भोजन के कारण यह फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है रेना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो कल्पना चावला। अगला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना के तहत जो दलदली और गैर उपजाऊ भूमि है उसे उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत कब की गई? 5 जून 2023 की इसकी शुरुआत की गई है। अब बात करें अगर हम आर्द्रभूमि दिवस का मनाया जाता है तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी वृक्षों का आवरण सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका
शिव शंकरी को उनकी कृत सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, इन्हें जो है वर्ष 2022 के लिए जो है सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह व्यास सम्मान पूछा जाए तो व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया था? तो 2022 में जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी रचना पागलखाना के लिए। और 2023 में ध्यान रखिएगा व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पुष्पा भारती। किसे? पुष्पा भारती का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी रचना यादें और यादें के लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया व्यास सम्मान 2023। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।